हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पाठ 5 यात्रियों के नजरिए, इस महत्वपूर्ण चैप्टर का आज हम सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है अल बरूनी और किताबुल हिंद। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें 3 यात्रियों के नजरिए प्रमुख रूप से चर्चा करनी है। एक अल बरूनी और किताबुल हिंद, दूसरा हमें करना है इब्न बतूता रिहला और तीसरा हमें करना है फ्रांकोइस बर्नियर और ट्रेवल इनटू द मुगल अंपायर। तो इन 3 महत्वपूर्ण यात्रियों में आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं अल बरूनी की। और अल बरूनी ने जो अपने यात्रा वृत्तांत की चर्चा की है, जो किताबों में संकलन किया है, उसकी चर्चा आज हम संक्षेप में करेंगे। पर इससे पहले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करें, एक बहुत खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपके सारे के सारे सिलेबस को हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क अगर कहीं कवर किया जाएगा, यानी 1 या 2 चैप्टर के बाद कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का प्लेटफॉर्म। तो जुड़े रहिए प्लेटफॉर्म के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए। आगे स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक और देखते हैं अल बरूनी साहब के बारे में और किताबुल हिंद के बारे में। अब देखिए, इससे पहले के चैप्टर्स में मैंने जैसे आपको डिटेल बताया था, पहले भी चर्चा इसकी हो चुकी है कई बार, कि हमने विशेष रूप से कब की चर्चा की, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की चर्चा हमने की है। ठीक बात है। इसमें विशेष रूप से हमने प्राचीन भारत के आसपास की चीजें देखी। ठीक है। और अगर यात्री या राजदूत की बात करें तो अगर एक उदाहरण हम देखना चाहें तो हमने मेगास्थनीज की चर्चा की, जिसमें इंडिका की चर्चा हुई थी और उसने मुगल काल मौर्यकालीन समय की बातचीत की थी और विवरण देने का प्रयास किया था। धीरे धीरे अब हम 1000वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, मध्यकाल भारत के करीब आ चुके हैं हम। और अब हम थोड़ा सा इतिहास समझने का प्रयास करेंगे उन महानुभावों के नजरिए से जो भारत की यात्रा पर आए किसी न किसी कारण से, किसी न किसी इंटरेस्ट से, और उन्होंने फिर यहां का विवरण अलग अलग तरीके से लिखा। इसमें प्रमुख रूप से जो 3 नाम हमें लेकर चलने हैं वो है आपका सबसे पहले अल बरूनी साहब, जिनकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अल बरूनी। उसके बाद हम देखेंगे इब्न बतूता। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारी चीजें हमें रिलेट करके भी चलनी है। हमें ये देखते हुए चलना है कि किस मुद्दे पर किस तरह की बात किन लोगों ने की है। और एक और हमने बात करनी है बर्नियर साहब की। बड़े क्रांतिकारी आलोचनात्मक तरीके से बर्नियर ने अपनी बातचीत कही है। अब जो अल बरूनी थे, अल बरूनी ने जो अपने यात्रा वृत्तांत, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है कि जब यात्रा करने कोई यात्री आता है और उसका लेखा जोखा किसी किताब में या किसी लेखनी के द्वारा प्रस्तुत करता है, वो यात्रा वृत्तांत हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज अल बरूनी ने जो जिस यात्रा वृत्तांत को लिखा है उसका नाम दिया गया किताब उल हिंद। तहकीक उल हिंद भी कहा गया। इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा अल बरूनी साहब के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि आज का जो आप उज्बेकिस्तान देखते हैं ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जो मध्य एशिया के देश हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ और वो जन्म स्थान था ख्वारिज्म। ख्वारिज्म, ये जो ख्वारिज्म जगह था, ये सेंटर ऑफ स्टडी भी था। ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी जो पठन पाठन और अध्ययन का बड़ा प्रमुख केंद्र था। और यहां से अल बरूनी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, यहीं जन्म हुआ। और वो एक बहुत अच्छा भाषाविद, एक बहुत अच्छा खगोल शास्त्री यानी अंतरिक्ष की जानकारियां रखने वाला, ज्योतिष विज्ञान जानने वाला, दर्शन जानने वाला, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति बना। उसी दौरान महमूद गजनी ने, जो गजनी में राज कर रहा था, महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर हमला किया और वहां से कई लोगों को बंदी बनाकर वो अपने यहां ले गया। जब बंदी बना के ले गया तो ये अल बरूनी साहब भी वहां पे गए और धीरे धीरे फिर अल बरूनी साहब को गजनी जगह पसंद आने लगी और वो महमूद गजनवी के साथ घूमने लगे। अब आपको पता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए हैं और भारत पर हो रहे आक्रमणों में वो उसके साथ आया करता था और आया। और तब जाकर खास करके जो पंजाब के इलाकों को जब उसने कवर कर लिया और तो वहां से जानकारी प्राप्त होनी अल बरूनी को आसान हो गई। और उसी दौरान अल बरूनी ने अपनी यात्रा के दौरान भारत में घट रही घटनाओं का, भारत में व्याप्त शास्त्रों का, यहाँ के दर्शन का, सारी चीजों का अवलोकन किया। भाषा की जानकारी उसे थी, वो संस्कृत भाषा भी जान गया और फिर उसने अपना वृत्तांत लिखा। और उस वृत्तांत को, उस पूरे बायोग्राफी मतलब कि उस पूरे घटनाक्रम को जिसने लिखा उसमें किताबुल हिंद कहा जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं।
तो मध्यकाल में भारत में आए अरब यात्रियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अबू रिहान है, जिसे अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान, आज का जो उज्बेकिस्तान है, यहां पर ख्वारिज्म में हुआ, जिसे आज खीवा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ख्वारिज्म, बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है ख्वारिज्म गजनी। भारत में जब मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए और मुस्लिम आक्रांता आने शुरू हुए, तब से ये 2-3 प्रमुख नाम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, गजनी, ये सब जो जगह हैं, और ख्वारिज्म और इनका जो आपस का संघर्ष चला, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अलग एक चैप्टर में देखेंगे कभी, अलग एक टॉपिक में। तो यहां इनका जन्म हुआ, और जो एक महान भाषाविद था, जिसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था, चाहे वो फारसी हो, अरबी हो, सीरियाई हो, संस्कृत हो, इन सभी भाषाओं का इन्होंने जानकारी ले रखी थी। और ये बहुत नेचुरल सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जिसे कई भाषाओं का ज्ञान होगा, वो व्यक्ति ही कहीं जाकर वहां का समाज, वहां की स्थिति समझ पाएगा और उसको लिख पाएगा। तो ये एक इनका एडवांटेज हुआ करता था। ये देखिए, ये उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उसके नीचे ये उज्बेकिस्तान है, जब किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान से होते हुए आप पाकिस्तान से भारत भी आ सकते हैं। तो ये पूरा मैप में आप समझ सकते हैं। उसे अपनी मातृभाषा ख्वारिज्मी के अलावा सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान था। और 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, और महमूद गजनवी ने यहाँ के कई विद्वानों और कवियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, और उसी में अल बरूनी भी एक बंदी था जो वहां चला गया। फिर 1048 यानी 11वीं शताब्दी में उसकी मृत्यु हो गई गजनी में। ये तो इसका एक कह सकते हैं कि बेसिक परिचय है जो आपने अल बरूनी के बारे में जाना। अब अल बरूनी क्या था? एक ख्याति प्राप्त विद्वान था, ठीक है, यानी इसकी जानकारी इसको कई मामलों में रहती थी, इसीलिए वो बंदी बनाकर ऐसे ही लोगों को ले भी जाया जाता था जो काम आए, और फिर उनको साथ में लेके घूमते भी थे। अब ध्यान से समझिएगा, वह एक महान गणितज्ञ भी था, वह खगोल शास्त्री भी था, वह दार्शनिक भी था, और ज्योतिषी भी था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो दार्शनिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप दर्शन को जानते हैं, यानी फिलॉसफी को जानते हैं, तो आप किसी देश के बड़े बड़े जो फिलॉसफी हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं, उसके बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको दर्शन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप सनातन धर्म पर, उपनिषद पर कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप बौद्ध धर्म पर कुछ भी बोले जा रहे हैं, इस्लाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो दार्शनिक पक्ष जब आपका महत्वपूर्ण होता है, तब आप वो सोसाइटी को कंपैरिजन करके भी लिखते हैं, और ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। गणित और खगोल शास्त्र नहीं जानते थे, ज्योतिष की भी जानकारी थी। अब ये सारी चीजें भारत में भी बहुत प्रचलित थी। भारत में गणित के सिद्धांत, ज्योतिष के सिद्धांत, खगोल शास्त्र के सिद्धांत आने भारत में शुरू हो चुके थे, और उसका अनुवाद भी दूसरी भाषाओं में हो रहा था। तो ऐसे में ऐसा जगह जहां पर इस तरह की चीजें हो रही हो, वहां इस तरह के यात्री ज्यादा आकर्षित होते थे, और इन चीजों की जानकारी अल बरूनी की थी, इसलिए वो भारत में इन चीजों को समझने का प्रयास भी करता था। तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारतीय अभियान जो होते थे, यानी भारत में जब वो आक्रमण करने आता था, तो उसके कई बार भारत वो आया, कई जगह रहा। भारत में उसने संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया, ठीक है। और उस समय ये जो 3 चीजें हैं, यानी संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष, ज्योतिष तो वेद का ही एक भाग है, खैर जो वेदांग का ही एक भाग ज्योतिष कहलाता है। तो ये जो चीजें थी, ये भारत के रिच चीजों में एक थी। मतलब उस समय, जिस समय ये आ रहा है, आप सोचिए, उस समय संस्कृत भाषा, इंडिया, भारत के दर्शन में मैंने आपको बताया था कि आस्तिक नास्तिक 2 तरह के दर्शन थे हमारे यहाँ। आस्तिक में 6 प्रमुख दर्शन थे, जिसमें आपने सुना होगा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 हमारे आस्तिक दर्शन। और बौद्ध, जैन और चारवाक ये नास्तिक दर्शन। तो भारत में ये जो रिच परंपरा थी दर्शन की, ये बड़ी बेहतरीन थी। उसके साथ हमारा संस्कृत भाषा और ज्योतिष, तो ये सारी चीजें जो है, ये अल बरूनी को अट्रैक्ट कर रही थी, और यहां आकर इन्होंने इसका गहन अध्ययन भी किया। अल बरूनी ने अपनी कई पुस्तक में भारत के विषय में लिखा है, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान तहकीके हिंद को जाता है, जिसे हम किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। यानी अल बरूनी के बारे में हमने थोड़ा बेसिक जाना, और अल बरूनी ने जो अपनी चीजें लिखी हैं जिस किताब में, उसे किताब उल हिंद या हम तहकीके हिंद के बारे में भी जानते हैं। और आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि बेसिकली किताब उल हिंद में उसने क्या क्या चीजें बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है और 80 अध्यायों में विभक्त है। अब थोड़ा सा इसका एक इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। जो अल बरूनी ने अपनी पूरी किताब उल हिंद लिखी है, इसके बारे में 1-2 बेसिक चीजें आप विशेषताओं के रूप में देख लीजिए। एक तो ये जो किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद, इसमें आपको 80 अध्याय मिलेंगे, और हर अध्याय का एक महत्वपूर्ण शीर्षक होगा। महत्वपूर्ण शीर्षक मतलब इसलिए कि देखिए,
उसने यहां धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक हर पहलू, रीति रिवाज, सारी चीजों पर उसने प्रकाश डाला। तो जाहिर सी बात है कि उसका एक शीर्षक तो बनाएगा ही। ठीक है, तो 80 अध्याय था और साथ में उपशीर्षक। ठीक है, यानी हर अध्याय के साथ एक उप से सब हेडिंग होती थी। उस सब हेडिंग में वो जिन चीजों पर बात करना चाहता था उसकी चर्चा वो करता था। एक तो ये था। अच्छा, अब उस किताब को लिखने का तरीका क्या था, तो कैसे करता था? जैसे मान लीजिए किसी चीज पर उसे बात करनी है, किसी चीज के बारे में विशेष रूप से बताना है, तो सबसे पहले एक प्रश्न के तौर पर वो छोड़ता था। तो सबसे पहले उस किसी भी विषय का एक प्रश्न बनाया जाता था कि भाई ये चीज आप कैसे समझते हैं, या इस चीज के बारे में क्या जानकारी है। फिर उस प्रश्न का संस्कृत विवरण, यानी जो जो उस समय का संस्कृत के हिसाब से विवरण चल रहा होता था, इस तरह का विवरण देने का प्रयास करता था। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पार्ट इसमें रहता था तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन, जिसको कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं, यानी इस चीज का दुनिया भर में जो प्रथाएं हैं उनसे कंपैरिजन करता था। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि उसने क्या किया है, भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था पर बात की है, उसका विवरण दिया है, और भारत और अरब के आसपास जो व्यवस्था थी जिसमें घुड़सवार और फिर चिकित्सक वर्ग और किसान वर्ग इस तरह का डिवीजन था, उससे कंपेयर किया है, कुछ अंतर भी बताए हैं। तो ये प्रश्न विवरण और तुलनात्मक अध्ययन, ये तरीका होता था पूरी किताब को लिखने का। ये एक अलग अनूठी चीज किताबुल हिंद में आपको अलबरूनी के समय देखने के लिए मिलेगी। ये बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप जब भी आंसर लिखेंगे आप इस तरह इसको बता सकते हैं। तो यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभक्त है और एक सबका एक उप शीर्षक है जो संबंधित विषय की ओर संकेत करता है। ठीक है, यानी कि किस विषय पर बातचीत होने वाली है। इस ग्रंथ का पहला अध्याय तो प्रस्तावना के रूप में है, जिसमें अलबरूनी ने उन कठिनाइयों की चर्चा की है जो भारतीय समाज का निष्पक्ष विवरण तैयार करने में सामना करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में भी है कि अलबरूनी को भारत के वृत्तांत को लिखने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, खास करके निष्पक्ष लिखने के लिए। तो उसमें 2-3 समस्याएं आई। एक तो भाषा, निश्चित तौर पर भाषाएं कंस्ट्रेंट बनती है। जब भी आप किसी एक भाषा के लोग जब तक नहीं मिलते हैं तब तक एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है ये समझना और लिखना मुश्किल है। दूसरा, धार्मिक विश्वास। कई बार ऐसा होता है कि आप देख रहे होते हैं कोई चीज, वो आपको गलत या सही लग रही होती है, पर धर्म के हिसाब से उसका व्याख्या अलग रहता है। तो 2-3 ऐसे चीजें थी जो उसको इस चीजों में परेशान कर रही थी। तो पहले पार्ट में तो उसने ही बताया कि भाई क्या क्या दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ा। जैसे क्या क्या भाषा का अंतर उसको दिखाई पड़ा, धार्मिक तथा जातिगत पूर्वाग्रह दिखाई पड़ा। भाई जाति को लेकर वो कुछ और करना चाह रहा है, लोगों के मन में कुछ और है। जैसे वो कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, वो कहना चाह रहा है कि भाई आप जाति के आधार पर जो ये विभाजन कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था बना रहे हैं, चार जातियों में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें जो अपवित्रता का कंसेप्ट है हम इसको नहीं मानेंगे। अब यहां पर उसको दूसरे तरह से दिखाया जाएगा, नहीं देखो पुरुष सूक्त में लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के स्तर से पैदा हुआ है, उसलिए वो महान है, और जो पैर से पैदा हुआ है वो नीचे है। वो कहता है नहीं, पवित्रता वाला कंसेप्ट पर हम नहीं मानेंगे, सब पवित्र हैं, सबको पवित्र होने का अधिकार है। तो जो पूर्वाग्रह यानी लोगों में जो पहले से मानसिकता है, इस कारण वो सही तरीके से विवरण देने में असमर्थ है। भाषा का अंतर तो था ही, और इसने भी कई तरह की कठिनाइयों से निपटना और उससे विधि तंत्र का उल्लेख किया है, अपने लेखक में अपनाया है। तो पहले पार्ट में उसने बताया कि क्या क्या समस्याएं आई। इसके बाद धर्म और दर्शन, समाज संगठन, धार्मिक नियम और मूर्तिकला, धार्मिक तथा वैज्ञानिक साहित्य, माप विद्या, भूगोल तथा खगोल शास्त्र, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, त्योहार और ज्योतिष शास्त्र के विषयों के अध्याय पर लेखन किया गया है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स बनाना चाहें तो उसने क्या क्या चीजें छुई हैं, सामाजिक, या आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है जी, आर्थिक, मैंने जानबूझ के पॉइंट्स खुद लिखने के लिए सोचा है क्योंकि इससे आप कनेक्ट कर सकें। सामाजिक चीजों पर, आर्थिक चीजों पर, जैसे माप तोल, ये सारी चीजें। ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, धार्मिक, ठीक है, दार्शनिक, ठीक है, और क्या चीजें, वैज्ञानिक, रीति रिवाज, सामाजिक, ये सारी चीजें इसने क्या किया है, छूने का प्रयास किया है। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, राजनैतिक, ठीक है, और भौगोलिक तथा वैज्ञानिक। भौगोलिक एवं वैज्ञानिक पक्ष।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसने क्या किया है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक लगभग इन सभी पहलुओं पर अपनी राय व्यक्त करने की कोशिश की है, जो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आप ये सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं ना जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। लोगों को लगता है भाई दर्शन जो है वो भी धर्म का ही पार्ट है। नहीं नहीं, दर्शन और धर्म में अंतर है। धर्म आप वो है जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसे आप धारण करते हैं। धर्म की परिभाषा आती है ध्यायते इति धर्म। जैसे मान लीजिए मेरा धर्म है पढ़ाना, आपका धर्म है पढ़ना, आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है शीतलता। तो जिसका जो कार्य है उसको धारण करके एक निश्चित तरीके से, तौर तरीके, रिचुअल्स, रीति रिवाज से की जाए, वो धर्म है। दर्शन क्या है? दर्शन ये है कि जो आप ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, इससे क्या प्राप्त आप करेंगे या आप उससे ऊपर कहां पहुंचेंगे, इसकी जो खोज है, इसकी जो सोच है, इसका जो रास्ता है, इसके जो विचार हैं, इस पर होने वाली जो व्याख्या और मंत्रणा है या आपका साधना है, इससे आप दर्शन से जोड़ सकते हैं कि भैया इससे ऊपर उठ के हमें कहीं पहुंचना है, उस पहुंचने के मार्ग क्या क्या हो सकते हैं। तो भारत में अलग अलग दर्शन ने अलग अलग मार्ग बताए हैं। तो ये दर्शन वाला पक्ष एक उपदेशात्मक बात हो जाती है। धार्मिक जो है वो प्रैक्टिस करना, और सांस्कृतिक में तो सब कुछ आ जाएगा, आपका नृत्य, गायन, संगीत, सब कुछ आ जाती है बात। तो इन सभी पहलुओं पर, सामाजिक में कैसे समाज रह रहा है, कौन कौन से वर्ग हैं, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आर्थिक यानी व्यवसाय क्या है, कृषि क्या है, भौगोलिक यानी कहाँ कौन सी रास्ते हैं, कौन से प्रदेश हैं, वैज्ञानिक जिसमें खगोल शास्त्र, ज्योतिष को भी आप विज्ञान में ही रख लीजिए। इन सभी चीजों पर एक तरह से अल-बरूनी ने अपने किताब-उल हिंद में चर्चा करने का प्रयास किया है। इस ग्रंथ में अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक प्रकार की विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा था। इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पर वर्णन किया जाता था और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। ठीक है, तो सांस्कृतिक विवरण, संस्कृतवादी विवरण और फिर अन्य जगहों से तुलना करके उस किसी भी टॉपिक या किसी भी वो बिंदु जिस पर वो बात बताना चाह रहा है उसको प्रस्तुत करता था। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण तरीके वो अपनाता था जिससे वो अपने काम को पूरा करता था। अल-बरूनी ने अपने इस ग्रंथ में भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपरा, जीव के आवागमन के सिद्धांत, ये देखिए ये शुद्ध रूप से दर्शन है। मोक्ष के सिद्धांत, ये शुद्ध रूप से फिलॉसफी है कि इस दुनिया में मनुष्य जीव कैसे आ रहा है, फिर चला जाएगा तो अगला जन्म क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। दिस एवरीथिंग इज अ फिलॉसफी। अब मैं आपसे कहूं कि मैं टीका चंदन लगाऊंगा, या मैं नमाज पढ़ूंगा, या मैं कुछ भी ऐसा करूंगा, या मैं इनकी पूजा करूंगा, इनकी नहीं पूजा, ये सब धर्म पर आता है, रिचुअल्स, रीति रिवाज पर आते हैं। लेकिन जब मैं इसकी बात करने लगूंगा कि जीव के आवागमन का सिद्धांत क्या है, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, जीवन के बाद क्या, जीवन के पहले क्या, तो कहीं बुद्ध बोलेंगे कि आत्मा पर चुप रहेंगे, जैन कहेगा हाँ आत्मा होती है, ईश्वर नहीं होता है, वेद नहीं मानेंगे, है ना। अलग अलग लोग अपनी बात करते हैं। फिर वेदांत कहेगा कि आप सभी उसी एको हम द्वितीयो नास्ति, सब उसी परमात्मा के अंग हैं और उसी में जाके मिल जाना है। अलग अलग धर्म अपने अपने अलग अलग बातें दर्शन अलग अलग बातें बताएगा। तो ये दार्शनिक बात आ जाती है। उसने भारतीयों के भोजन, वेशभूषा, मेला, धार्मिक उत्सव, मनोरंजन के साधन, सभी विषयों पर डिटेल में लिखा है। तो समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास को समझने के दृष्टि से, जैसा चैप्टर का नाम ही ना यात्रियों के नजरिए, तो उन नजरियों से आपको क्या क्या चीजें पता लगती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसने अपने विवरण में श्रीमद् भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पतंजलि के योग शास्त्र आदि विषयों पर लिखा है। देखिए कितनी गहन बातों पर लिखा है। ये जो आप सोच रहे हैं ना भगवत गीता, उपनिषद, ये सुनने में लग रहे हैं, दीज आर द मोस्ट, कह सकते हैं भारत के क्लिष्टतम ग्रंथों में से एक है। गीता तो बहुत व्यवहारिक है, लेकिन आप ऐसे नहीं समझ सकते। उपनिषद भी आप ऐसा थोड़ी कि बैठ गए और उपनिषद समझ में आ गया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दर्शन की गहराई को जानने वाले व्यक्ति ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। उपनिषद पर बात लिखना, उपनिषद पर चर्चा करना, ये कोई मजाक बात नहीं है। तो इसका मतलब ये कि पतंजलि का योग शास्त्र, ठीक है, योग सूत्र भी पतंजलि ने लिखा हुआ है और उसमें योगा चित्तवृत्ति निरोधा आपने सुना होगा, जहां से पूरा योग का कंसेप्ट निकल कर आया है। तो इन सब बातों के करने का मतलब कि ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन, और उसकी दिलचस्पी भी बहुत थी। ऐसे भारत में आके कोई एक सूत्र पढ़ने लगे, कोई आकर यहाँ पर गीता पढ़ने लगे, या कोई आकर यहाँ पर उपनिषद पढ़ने लगे, ऐसे थोड़ी होगा। आपके घर में रखी रहती है कि आप छूते हैं नहीं छूते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उसको छू रहा है, दैट मीन्स कि ही इज इंटाइटल्ड टुवर्ड दोज थिंग्स, उसका इंटरेस्ट है, उसका आनंद है, वो चाहता है उसको जानना। और इस तरह अल-बरूनी ने भारत जीवन के सभी पक्षों के विषयों में लिखा है। अल-बरूनी ने राजनीतिक स्थिति के विषय में केवल उत्तरी भारत, गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मुंगेर के विषय में लिखा है। दक्षिण भारत के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, और महमूद गजनवी इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा घुमा टहला भी। तो उत्तर भारत के बारे में ज्यादा विषयों की जानकारी उससे मिलती है। अपने विवरण में उसने लिखा है कि भारतीय शासकों में कोई पारस्परिक एकता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। वो देखता था कि लोग आके लूट के चले जा रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
और बोलता भी था कि विदेशी आक्रमण के अवसर पर कभी एकजुट नहीं होते थे, होता भी नहीं था। खास करके मौर्य वंश, गुप्त वंश के बाद और फिर हर्ष के जाने के बाद आप देखेंगे कि कोई ऐसा अखंड भारत वाला साम्राज्य चला नहीं, जब तक कि एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई, फिर आगे मुगल काल, तो वो एरिया थोड़ा सा बहुत लंबा चलने वाला या लंबी दूरी तय करने वाला शासन दिखाई पड़ रहा था। अदरवाइज बीच में तो सब अपने हिसाब से दक्षिण में कहीं चोल, पांड्या, चेरा ये सब चल रहे थे, कहीं राष्ट्रकूटा चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, अलग अलग राज्य चल रहे थे। और इससे ये इसको दिखाई पड़ रहा था कि कोई भी एक साथ यहाँ पर है नहीं। उसने भारतीय जाति प्रथा को कठोरता, उसके दुष्परिणाम और अछूतों की स्थिति के विषय में लिखा है और बहुत मार्मिक उन्होंने वर्णन किया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाने का यहाँ की जाति व्यवस्था पर बात करने की बात की है। उसने भारतीयों की सामाजिक कुरीति मुख्यतः सती प्रथा के विषय में भी लिखा है। सती प्रथा पर सबने थोड़ा थोड़ा लिखा है, सजीव चित्रण बर्नियर ने भी काफी कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत इब्न बतूता भी बोलते हैं, लेकिन ये उस समय चल रही प्रथा थी तो उस पर बातचीत हुई है। अल-बरूनी ने हिंदू मंदिर, मूर्ति, बौद्ध मठ, विहारों का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश था। अब इस लाइन को आप समझ लीजिए। अब क्या है कि हो सकता है इस चैप्टर में आपको इन यात्रियों का एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी आए कि भाई बताइए आप भारत के संदर्भ में अल-बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर के विचारों को कैसे देखते हैं। तो अब आप यहां देखिए कि आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश बताता है अल-बरूनी, इब्न बतूता थोड़ा मिडिल में रहता है, लगभग यही बात कहता है। बर्नियर साहब आते हैं, बोलते हैं ये तो दरिद्रों का देश है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लोग परेशान हैं, यहाँ पे किसान मर रहे हैं, भूखमरी है, शासक और शोषित वर्ग है, कोई मध्यम वर्ग नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि किसने क्या राय दी है। तो उसने भारत को आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश कहा है। उसने लिखा है कि भारतीय राजाओं को अपनी प्रजा से कर लेने का अधिकार था, वे किसानों से 1/6 भाग लगान के रूप में लेते थे और उनकी आय का प्रमुख साधन था। इस प्रकार किताबुल हिंद में भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। तो जो चीजें इंक्लूड की गई हैं आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा है, ये थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। जाति व्यवस्था पर मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई हुई है कि हमारे यहाँ जो वैदिक काल का सिस्टम था, यानी जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर बहुत बातचीत करने का आपको मौका मिलेगा, काफी डिबेटेबल इशू रहता है। तो ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, ठीक, वहां पर इसकी चर्चा आई है और वहां से वर्ण व्यवस्था भी आई है। हाँ, वर्ण व्यवस्था में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो मुख से पैदा हुए हैं, सर से पैदा हुए हैं, कोई हाथ से पैदा हुआ है, कहीं उधर से और कोई पैर से या जंघे से। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में थी, इसको आप समझिए कि शुद्ध रूप से कर्म आधारित थी, कर्म आधारित थी। ठीक है, हमारे शास्त्रों में आता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्काराय द्विजचेत, जन्म से सभी शूद्र पैसा है, अपने अपने संस्कार या कर्मों से ऊपर आते हैं और कर्म के हिसाब से जैसे जो पठन पाठन एक का काम करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो दान करवाएगा, रक्षा करेगा, क्षत्रिय होगा, जो कृषि व्यापार करेगा वैश्य होगा, जो तीनों की सेवाएं करेगा वो शूद्र होगा। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल के बाद और फिर आगे आगे जैसी सब परंपरा जाती गई, कई कुरीतियां आई जिसकी चर्चा हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ण व्यवस्था फिर जाति व्यवस्था में बदली। अब आप कहेंगे सर अंतर क्या है? ये जो जाति व्यवस्था बदली, तो ये जाति व्यवस्था में समस्या ये हुई कि ये जन्म आधारित कर दिया गया। ये कहा गया कि नहीं, ये देखिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये दैवी है, देवताओं ने ऐसा चाहा है, ऐसा पैदा हुए हैं। तो अगर आप एक बार ब्राह्मण कुल में आ गए तो उसका बच्चा ब्राह्मण ही होगा, उसका लड़का क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा। ये जन्म आधारित हो गई और समस्या यहां पर आ गई। फिर समस्या और आगे तब बढ़ी जब ये कहा गया कि जो बाकी के ग्रुप के लोग हैं वो अपवित्र हैं और वो उन्हें पवित्र नहीं हो सकते। अल-बरूनी इसी चीजों पर क्या करता है, आघात करता है। वो कहता है कि नहीं, ठीक है, मैं मान लेता हूं आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था है, लेकिन जो परमानेंट अपवित्रता मानने वाला कंसेप्ट है, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं। जैसे समुद्र के जल को नमक साफ करता है, वायु को सूर्य साफ करता है, इस तरह हर चीज को अपना पवित्र होने का अधिकार है। तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद में भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था के विषय में लिखा है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मा के सर से वो उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति में सबसे ऊपर है। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के कंधे और हाथ से हुआ है, उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उसके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मा की जंघा से हुआ है, शूद्र का उनके चरण से हुआ है। तो जैसा पहले से कंसेप्ट चला आ रहा था, ठीक उसने वही चीजें प्रस्तुत की हैं कि एक ब्रह्मा का शरीर है, उस शरीर के ऊपरी भाग से सबसे ब्राह्मण आए हैं, इसलिए ऊंचे हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय आए हैं, उसके बाद वैश्य और शूद्र आए हैं, और इसी हिसाब से समाज में उनका क्रम है।
अंतिम दो वर्गों के बीच में अधिक अंतर नहीं है, ऊपर के दो वर्ग आपस में हैं, अंतिम दो वर्गों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए जब बौद्ध और जैन धर्म आए तो सबसे पहले नीचे के दो वर्ग भाग के ज्यादा उसमें जुड़ दे गए, क्योंकि उनको वहां समानता का अवसर दिखाई पड़ा, उनको ये लगा कि हमारी उन्नति हो सकती है एक्सेट्रा। किंतु इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी एक साथ शहर और गांव में रहते हैं और समान घरों आवासों में मिलजुल कर ये लोग रहते हैं। उसने भारत की जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था से की। ये इंपॉर्टेंट है कि बताया कि कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया है। उसने लिखा फारस के समाज में भी घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री, अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक और शिल्पकार हैं। तो फारस में जो ये चार वर्ग बने हुए थे, यानी वो शुरू करता है घुड़सवार और शासक वर्ग से, फिर भिक्षु और पुरोहित, चिकित्सक, फिर खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक और लास्ट में कृषक और शिल्पकार। तो यहां पर लेकिन ये आपको शुद्ध रूप से क्या है, व्यवसाय आधारित या कर्म आधारित दिखाई पड़ रहा है, और यहां भारत में जन्म आधारित था, लेकिन यहां से उसने तुलना करने का प्रयास किया है और तुलना करके दिखाया कि इसी तरह कुछ भारत में है। तो इस व्याख्या से अल-बरूनी ने स्पष्ट किया कि सामाजिक वर्गीकरण केवल भारत में नहीं था बल्कि और जगह भी विद्यमान था। लेकिन एक चीज उसने बहुत क्लियर बोली, और ये बोला कि इस तरह का कोई भी डिवीजन इस्लाम धर्म में नहीं है। ये यहीं पर दिखाई पड़ता है। और फिर फारस में दिखाई, फारस का उसने एग्जाम्पल भी बताया और बोला कि इस्लाम में जन्म आधारित या जाति आधारित कोई डिवीजन की बात नहीं कही गई है। ये जाति व्यवस्था पर अल-बरूनी का मत था। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे अल-बरूनी और किताबुल हिंद के बारे में आपसे डिस्कस करने थे। अल-बरूनी के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उज्बेकिस्तान का व्यक्ति गजनी गया, वहां से भारत आता है, किताबुल हिंद लिखता है, जो एक महत्वपूर्ण भाषाविद है, जिसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक हर पक्ष पर अपनी बात रखी, जाति व्यवस्था पर विशेष टिप्पणी की है और उसने एक तुलनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास किया है। साथ में किताबुल हिंद जो 80 अध्यायों का है उसके कुछ उपशीर्षक हैं। इसके साथ साथ प्रश्न, सांस्कृतिक विवरण और तुलनात्मक अध्ययन, इस तीन व्याख्याओं के, इन तीन प्रोसेस के थ्रू उसने किताबुल हिंद को प्रस्तुत किया है। तो इस पॉइंट्स में अगर आपको कहीं कोई डाउट या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर समझ में आ गया हो तो भी अपने फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। एक खास जानकारी और कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है। जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कई बार आपको चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीबीएसई 7 to 12 हिंदी मैडम सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी माध्यम में अगर आपने क्लास 12 सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए, तो आप वहां पर गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। वॉच नाउ करते ही आपको क्या मिल जाता है, पूरे सिलेबस का एक बढ़िया से कवरेज आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सिलेबस का ओवरव्यू पहले बताया जाएगा, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होगा, फिर हर चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, सैंपल पेपर होगा। वो सारी चीजें जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है, और ये एक जगह आपको दे दिया जाएगा ताकि आप क्लिक करते जाएं और पढ़ते चले जाएं। क्लिक करते ही इस तरह चैप्टर शुरू हो जाएगा, यहां से आप नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो करके देख सकते हैं। सबसे बेहतर बात यह है कि चाहे आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप से पढ़ें, चाहे आप वेबसाइट से पढ़ें, या आप हमारे यूट्यूब मंच पर पढ़ें, आपको कहीं भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, 100% मुफ्त है। बस फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और वीडियोस आप तक लेकर आते रहें और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा दे सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।